गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए, आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक के मुख्य गेस्ट एवं जो अतिथि हैं, डॉक्टर निश्चल गुप्ता, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर एमडी होम्योपैथी है तथा मास्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी किया है सर ने। पिछले 17 वर्षों से दिल्ली एनसीआर में सफलतापूर्वक चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। सर ने जेआरके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रोहतक एवं दयालबाग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा में फैकल्टी सदस्य रह चुके हैं। वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेमिनारों और वेबिनारों में वक्ता के रूप में अपने एक्सपीरियंस को साझा कर चुके हैं। सर ने सीडीईपी सेंटर फॉर डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के संस्थापक हैं, जिस जिसके माध्यम से पूरे भारत में फर्स्ट एड एवं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप आयोजित की जाती है। हम सभी की ओर से डॉक्टर निश्चल गुप्ता का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मैं सॉरी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। इसके अंदर फैटी लिवर के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या समझते हैं, क्या आपके हिसाब से फैटी लिवर है और क्या चीज़ें हैं, इस बारे में एक बार डिस्कशन करें। क्या आप लोग समझते हैं और कितना, मुझे लगता है फैटी लिवर केसेस तो बहुत आते हैं, तो क्या आप लोगों का मानना है फैटी लिवर के बारे में? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 12 पार्टिसिपेंट्स हैं। बताएंगे सर क्या, कोई मुझे बताए क्या फैटी लिवर से, क्या आप लोग मतलब क्या फैटी लिवर केसेस में कंप्लेंट्स देखते हैं, क्या आप लोगों को समझ में आता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे पेशेंट्स परेशान हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? कोई कोई प्लीज़ बताएगा, प्लीज़। एनीवन एनीवन प्लीज़, फैटी लिवर से क्या क्या, आप क्या क्या कंप्लेंट्स देख रहे हैं जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं फैटी लिवर की कंप्लेंट से करके? कोई प्लीज़ बताएगा। इंटरेक्टिव रखेंगे सर सब लोग इसको, तो अच्छा रहेगा। कोई बताएगा क्या? अभिषेक जी, मुझे इनको अनम्यूट कर देंगे सबको, बाकी लोगों को, अगर, ताकि सब लोग बोल सकें। ओके सर, एक मिनट। आप हैंड रेज कर सकते हैं हेलो। अगर मान लें हाँ, आपको हेलो जी देख। सर। सर। जी, अच्छा गुड अच्छा इवनिंग अच्छा। सर। जी जी। चलिए, आपका कहना था फैटी लिवर से क्या समझते हैं। जी जी फैटी जी। लिवर तो बैकग्राउंड ऑफ साइकोटिक नेचर हुआ, है ना। हम्म। यदि फर्स्ट में देखेंगे तो फंक्शनल डिस्टरबेंस होगा, है ना। जी हाँ, फंक्शनल डिस्टरबेंस में गैस का फॉर्मेशन, भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन, दाहिना जी साइड जो है दर्द, है ना। जी तो ये सब जो है, और ये कारण हो सकता है एंजाइटी, एंगर, फियर, है ना। तो जी यह फैटी लिवर का तो फर्स्ट स्टेज यही है। और ज्यादातर खास करके इमोशनल टेंडेंसी हम्म। हो, ग्रीफ हो, फियर हो, है ना। जी। तो ज्यादा करके फियर से ज्यादा आता है फैटी लिवर, एंगर से ज्यादा आता थैंक यू है, सर। एंगर से ज्यादा आता है। एंगर से डिस्टरबेंस होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहा गया है कि जो है, काम बात कप लोभ पारा, क्रोध पित्त नीच छाती जा। जब क्रोध बिल्कुल। आएगा तो डिस्टरबेंस होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और गैस फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे धीरे और कंप्लेंट जुड़ता जाएगा। तो यह जो है सोरिक नेचर हुआ। और फैटी लिवर ऑल्सो इज ए साइकोटिक नेचर। चलिए। साइकोट्रिक एग्जैक्टली नहीं सर, देखिए वो आपकी बात बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे वो रखता हूँ कि एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, एनीथिंग फैटी लिवर में मैनिफेस्ट करेगा, डाइजेशन में करेगा, जीआईटी पे मैनिफेस्ट करेगा। बट मेरा एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि फैटी लिवर के पेशेंट्स आते हैं तो यूजुअली क्या कंप्लेंट लेकर के आते हैं आपके पास आए हैं, तो क्या आपने देखा है कि ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बड़े कॉमन हैं?
पहला सा दर्द होगा, एक जी गैस फॉर्म होगा, दो भूख जी नहीं लगेगा, तीन जी। कंस्टिपेशन होगा, चार उल्टी भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है। पांच जी। तो यह देखिए फैटी सब लीवर, मैं प्रेजेंटेशन में चलूंगा और मैं बताता हूँ कि क्या जो मेरी कुछ जो मुझको चीजें समझ में आई हैं फैटी लिवर को लेकर के, मैं बैकग्राउंड जॉन्डिस शेयर भी हो करता हूँ। सकता है, हाँ जी। बैकग्राउंड ऑफ जॉन्डिस भी हो सकता जी जी जी। है। तो नहीं वो है बिल्कुल। तो सर फैटी लिवर को अगर देखेंगे तो क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, पीपीटी देख पा रहे हैं? यस यस यस। ठीक है। यस सर। तो फैटी लिवर को देखेंगे तो समझेंगे तो क्या है, बहुत सिंपल चीज है, और इमेज के थ्रू समझ लेंगे तो फैटी लिवर का मतलब है कि डिपोजिशन ऑफ फैट इन एंड आउटसाइड ऑफ लिवर सरफेस, सिंपल शब्दों में कहेंगे तो। और ये जो फैट डिपोजिशन होता है लिवर के सेल्स में होता है। और जब अल्ट्रासाउंड होगा या फाइब्रोस्कैन होगा तो उस पर आएगा कि भाई छोटे छोटे नोड्स, छोटी छोटी गांठें टाइप की हैं। सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो जो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट है वो बोलेगा भाई ऊपर थोड़ा कहीं कहीं पे नोड्स बनी हुई हैं, चकत्ते से आ रखे हैं, या फिर जो लिवर की सर्फेस है वो स्मूथ नहीं है, उस पे गड्ढे टाइप के कुछ आ रहे हैं। तो वो स्कारिंग फाइब्रोसिस की स्टेज है बेसिकली वो। और अगर बात करें तो चार तरीके का फैटी लिवर डिजीज होता है। ठीक है, पहला तो कॉमन सबको पता है, AFLD, दैट इज अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दूसरा होता है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, लेकिन अब इसको मैश बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस। अब वो जो यहीं पे होम्योपैथी का रोल आ जाता है, और होम्योपैथिकली चीजों को समझने का रोल आ जाता है कि भाई कोई एक बीमारी सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गन की नहीं है। अभी रिसेंटली डिबेट चालू हुई थी कि भाई PCOS का नाम PMOS हो गया। वो क्यों हुआ? कि उन्होंने कह दिया भाई मेटाबॉलिक वर्ड को ऐड कर लो, क्योंकि PCOS सिर्फ एक सिस्टम को, ओवरीज को रिएक्ट नहीं कर रहा, वो बाकी सबको भी रिएक्ट कर रहा है, बाकी सब ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रहा है, इसलिए मेटाबॉलिक शब्द को उसमें ऐड कर दिया गया। तो यही चीज अब NAFLD के अंदर है कि भाई ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की वजह से जो लिवर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको हम मैश यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस बोल रहे हैं। फिर तीसरा जो एक फैटी लिवर आ रहा है, ये कॉमन है स्पेशली, और मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस चीज के आते हैं जिसको हम डिली बोलते हैं, DILI। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, DILI लिख दिया। इट्स कॉल्ड डिली, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। बहुत पेशेंट्स आते हैं कि भाई लंबे समय से स्टेरॉइड्स पे चल रहे थे, या उनको किडनी के लिए मेडिकेशन चला था, इसकी वजह से उनका लिवर डैमेज हो गया। तो इसके तो एलोपैथी से बहुत सताए हुए लोग हमारे पास आते ही आते हैं। और फिर एक थोड़ा अनकॉमन है, फीमेल्स में ही होगा, दैट इज AFLP, दैट इज एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान जिनको स्पेशली जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, उनको ये कई बार होने के चांसेस होते हैं कि उनका लिवर फैटी हो जाता है। और इसको अगर समय पर डायग्नोस करके टेस्ट ना करे जाएं, उस टाइम पे यदि उनको जॉन्डिस हो रहा है उसको कंट्रोल ना करा जाए, तो ये एडवांस होकर के ये हेपेटाइटिस की बहुत जो कंडीशन है वल्नरेबल होती है, तो उसमें हेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। और सिरोटिक चेंजेस भी हो जाते हैं, कई बार इरिवर्सिबल हो जाता है, एट टाइम से जानलेवा भी हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं। तो अनकॉमन है, बट हाँ इसको भी हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं इन तीन शब्दों में। जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो तीन शब्द दिमाग में, फैटी लिवर के बाद दो शब्द और दिमाग में आते हैं, हेपेटाइटिस और हेपेटोमेगाली। कोई मुझे बता पाएगा कि इन शब्दों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेपेटाइटिस एंड हेपेटोमेगाली? कोई बता सकेगा? क्या कोई बता पाएगा? हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगाली, फैटी लिवर, इन तीन शब्दों में डिफरेंस क्या है? क्या है कंडीशंस? कोई प्लीज कोई भी बताए। बात करते हैं क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम इन तीन शब्दों को, हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगेली और फैटी लिवर। और अल्ट्रासाउंड भी जब आता है तो उसके अंदर हेपेटोमेगेली बड़ा कॉमन एक चीज लिखी हुई होती है। क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर? कोई बताएगा प्लीज? चैट्स में लिख दें या हैंड रेस करके बताएं, कोई बताएगा? एनीवन? कि क्या डिफरेंस है हेपेटाइटिस, फैटी लिवर और हेपेटोमेगेली में? सर हिपैटोमेगली तो आई थिंक साइज का बड़ा होना है लिवर की। ठीक है।
ओके, और हेपेटाइटिस आइटिस तो इट्स बेसिकली तो स्वेलिंग ऑफ लिवर, ओके, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, ये सब मोर। ठीक है। हाँ। और हेपेटिक हेपेटिक डक्ट जो है, हेपेटिक में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, टिस जहाँ जी लगा हुआ है, तो जी हेपेटाइटिस हुआ। और जी। हेपेटोमेगाली मतलब हुआ कि ऐसा साइज ओवर, बहुत ज्यादा साइज हो जाता है, जिसके हम्म। कारण से जो है लीवर में साइज हो जाता है, तो जी। उसके कारण से जो हम हेपेटोमेगाली कहेंगे, है ठीक ना। है। उसको फैटी लीवर में आ जाता है ना, फैटी लीवर ही हो जाता है, ठीक है। ज्यादा ठीक है। साइज है। ठीक है। तो सर इसको समझ लेते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं यस। कि अगर हम समझें तो हेपेटाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कॉज्ड बाय वायरस, हेपेटाइटिस A B C, ये हमने सुने हैं, बड़े कॉमन। ठीक है। हाँ, यस यस। हेपेटाइटिस है तो उसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, और वो जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं हेपेटोमेगैली। तो हेपेटोमेगैली इज एनलार्जमेंट इन साइज ऑफ लिवर ड्यू टू एनी रीसेंट इन्फेक्शन। सो बेसिकली हेपेटोमेगैली एक सिम्टम है। हेपेटोमेगैली कोई डिजीज नहीं है, हेपेटोमेगैली एक सिम्टम है। अगर आपका लिवर एनलार्ज हो गया है, अब चाहे वो हेपेटाइटिस है, फैटी लिवर है, सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है, आपका लिवर एनलार्ज है तो उसको हम हेपेटोमेगैली बोलेंगे। हेपेटोमेगैली इज अ सिम्टम कि लिवर जो है अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज के अंदर। ठीक है। और फैटी लिवर, अगेन फैटी लिवर या हेपेटाइटिस, ये दोनों की दोनों क्लिनिकल कंडीशंस हैं। हेपेटोमेगैली इज अ सिम्टम ऑफ दीज बोथ कंडीशंस। ये क्यों शब्द मैं बता रहा हूँ, किस बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज इस शब्द को समझाना बड़ा जरूरी है। बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये तीन शब्द कॉमनली यूज भी होंगे, और प्लस ये तीनों शब्द क्या है, आपस में लगता है कि एक जैसे से, पर अलग अलग हैं। हेपेटोमेगैली सबसे जरूरी चीज, हेपेटोमेगैली इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। ठीक है, इट इज अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। चलिए, तो अब स्टेजेस की बात कर लेते हैं फैटी लिवर डिजीज की। तो स्टेजेस की बात करेंगे तो बेसिकली जो स्टेजेस हैं वो तो ग्रेड 1 फैटी लिवर जो होता है, फिर फाइब्रोसिस, और फिर सिरोसिस। अब फैटी लिवर के अंदर क्या है, पहली जो स्टेज है उसमें क्या हो रहा है कि पहली तो बात ये बहुत साइलेंट है, एक लंबे समय तक चल रही है, लोगों को पता ही नहीं है कोई सिम्टम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आपके पास बहुत सारे सिम्टम आते, पेशेंट्स आते होंगे जो आपको आके कहते होंगे कि भाई बहुत लंबे समय से ठीक है, हमको गैस बनती थी, कभी इनो पी लेते थे, कभी पेंटोसिड खा लेते थे, कभी कोई गैस का सिरप ले लिया, और नहीं तो कुछ ऐसे होंगे जो रोज रात को अजवाइन खा के सो रहे होंगे, या सुबह उठ के धनिए का, अजवाइन का, किसी का पानी पी रहे होंगे। ठीक है। तो पर उनके लिए गैस एक नॉर्मल चीज है कि हाँ पेट तो फूला है हमारा, तो गैस तो होगी होगी, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि साइलेंटली उनका लिवर फैटी डिजनरेशन की तरफ जा रहा है। फिर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिनको हैं उनके लिए भी बड़ा, उनको फैटी लिवर होने के चांसेस होते ही होते हैं। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट का, हाइपरटेंशन वाले का, ओबेसिटी वाले का, जो मोटा है, आप कराएंगे तो फैटी लिवर उसका निकल के आएगा ही आएगा, और ये रिस्क फैक्टर्स हैं ही हैं। फिर एक्ैंथोसिस नाग्रिकेंस, ये जो हम बोलते हैं हमारी गर्दन पर पीछे की तरफ पूरे में यहाँ पर मस्से हो जाना और काला हो जाना, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बहुत प्राइमरी सिम्टम है, पहला सिम्टम है। और फैटी लिवर इन केसेस में आप मानिए कि 100 में से 99 केसेस में आपको फैटी लिवर मिलेगा ही मिलेगा। डायग्नोसिस कैसे बनेगा, डायग्नोसिस बनेगा ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से, फैटी लिवर का स्टेज 1 का। स्टेज 2 आती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या है कि एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ स्कार टिश्यू होता है। अब लिवर का काम क्या है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, लेकिन प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, तो क्या है कि वही प्रोटीन लिवर के ऊपर जम रहा है और स्कार टिश्यू बना रहा है। ठीक है। और ये लंबे समय से जब वो इंजरी चल रही थी, उसको नजरअंदाज कर रहे थे, या अल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा था, या मीठे का था, एक्टिविटी नहीं थी, तो ऐसे केसेस के अंदर भी फाइब्रोसिस धीरे धीरे लिवर जो है फैटी लिवर से फाइब्रोसिस तरफ बढ़ जाता है। समझने वाली बात क्या है कि ये भी रिवर्सिबल है अगर समय रहते हमने चीजों को ठीक कर लिया। यहाँ पर मेटाबॉलिक डिजीजेस और अल्कोहल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पहले अगर ये दो हैं तो इनको ट्रीट करना जरूरी है। हेपेटाइटिस है, रिसेंट इन्फेक्शन हुआ था, तो उसको ट्रीट करेंगे तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड टेस्ट अल्ट्रासाउंड तो कराएंगे, लेकिन एडवांस स्टेज में हमें फाइब्रोस्कैन भी कराना चाहिए इसके लिए। और तीसरी और फाइनल स्टेज आती है सिरोसिस। सिरोसिस मतलब ये एक लेटर स्टेज है इन विच द हेल्दी टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। जो पूरे लिवर का हेल्दी टिश्यू था वो इतना प्रोटीन, इतना ज्यादा स्कार हो गया, इतना फॉर्मेशन हो गया कि उसने पूरे लिवर की
अंदर और बाहर की सतह में को स्कार टिश्यू में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से जो हमारा लिवर था, क्योंकि लिवर एक बहुत एक्सपेंडेबल ऑर्गन है, वो खिंच सकता है। ठीक है, खिंच सकता है मतलब स्पॉन्ज सॉफ्ट है। खींचने का मतलब ये नहीं कि वो एक्सपैंड होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ वो सॉफ्ट है। लेकिन सिरोसिस स्टेज में क्या होता है कि लिवर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से सिक्रीशंस, जो बाइल है या और जो सिक्रीशंस आए लिवर, जो फैटिक जूसेस हैं, वो नहीं निकल पाते। और रिजल्ट क्या होता है कि लिवर एंजाइम जो हैं वो सारे के सारे बढ़ जाते हैं। आपका एलएफटी कराएंगे, सब बढ़ा हुआ होगा, ओटी, पीटी, जीजीटी, एएलपी, सब कुछ बढ़ा हुआ होगा। इसके अंदर परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है लिवर सेल्स का। इट कैन बी मैनेज, हम इसको क्योर नहीं कर सकते, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको इसको हम कई हद तक बेहतर कर सकते हैं, अगर पेशेंट, सबसे जरूरी चीज है कि पेशेंट अगर उस लाइफस्टाइल को से कोप अप कर पा रहा है। और डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन के अलावा इसमें हम लिवर बायोप्सी भी करते हैं, बिकॉज लिवर सिरोसिस के चांसेस होते हैं कैंसर में डेवलप होने के। तो इसलिए यहाँ पर इसको सिरोसिस को हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्लिनिकली बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और बायोप्सी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि कैंसर होने के चांसेस बढ़े हुए होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि क्या किस में ज्यादा कॉमन है लिवर फाइब्रोसिस और फैटी लिवर, मेल्स में या फीमेल्स में? कोई बताएगा मेरे को प्लीज, किस में ज्यादा कॉमन है? कोई बता पाएगा? मेल और फीमेल्स के कंपैरिजन में किस में ज्यादा है? मेल्स, अच्छा, मेल्स। और दो रिस्पॉन्सेज आए, मेल्स मेल, तीन रिस्पॉन्सेज मेल। क्यों मेल्स में, क्यों? कोई मेरे को बता पाएगा? मेल्स में क्यों? अल्कोहल की वजह से? इन टूडेज सिनेरियो दोनों का? ओके, अल्कोहल और, चलो अल्कोहल के अलावा हमने बात की ना, दो तरीके का है, एएफएलडी एन एएफएलडी, जो मेजर मेजर दो दो तरीके के हैं, अल्कोहल, एचबीएसजी। अच्छा ठीक है, और सो अब अगर बात करें ना, तो मेल टू फीमेल रेशियो में फीमेल्स को, सो सो अगर हम तीन केसेस ले रहे हैं फैटी लिवर के, तो तीन में से दो फीमेल्स हैं और एक मेल है। जो लेटेस्ट डेटा कहता है वो ये कहता है कि 66% केसेस ऑफ फैटी लिवर डिजीज एटलीस्ट इन इंडिया आर ऑफ फीमेल्स। ऐसा क्यों? फीमेल्स के अंदर फैटी लिवर डिजीज ज्यादा क्यों हो रहा है? अब इंडिया में फीमेल्स में क्यों ज्यादा हो रहा है? इसलिए कि हार्मोनियल डिस्टरबेंस होता है, हार्मोन के कारण जो है सर उसके अलावा इसका। हार्मोन तो बहुत बाद में प्ले कर रहा है, पर उसके फीमेल्स के अलावा अंदर एक इंडिया और में। है, एक और सिम्टम है, जी। जो मेल वाले अल्कोहलिक होते हैं, ज्यादा अल्कोहलिक। हम्म। फीमेल में अल्कोहल कम होता, हम्म। इससे भी होता। चलिए, फैमिली, डॉक्टर नीलम ने लिखा फैमिली वर्क स्ट्रेस, बिल्कुल सही मैम। लाइफस्टाइल, हाँ, लाइफस्टाइल में लाइफ क्या, स्टाइल, हाँ। लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम है इंडिया में फीमेल्स के लाइफस्टाइल में? क्या, हम एक शब्द तो हमने बिल्कुल सही पकड़ लिया कि लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, बट लाइफस्टाइल में एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई बता पाएगा? एग्जैक्टली exactly क्या इंडिया में फीमेल्स के अंदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली मैं समझ गया। सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आप इंडिया में फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम देखते हो जिसकी वजह से उनको वो होता है? नहीं किचन का गृहिणी वो है। हाँ जी। किचन सर का आवाज तो समझ। मालिक वह होते हैं, सर एक जब मिनट, मन मैम की बात होता है सुनता वो हूँ। खा लेते हाँ जी मैम, क्या हैं। कह रहे हैं? सर लाइफस्टाइल ये होता है कि जैसे फीमेल्स हाउस होल्ड वर्क करती हैं, उनको लगता है कि इन्हीं हाउस होल्ड वर्क में उनका एक्सरसाइज भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। वो ये कहती है मैं तो सारा दिन काम में ही लगी रहती हूँ। पर हम्म। ऐसे नहीं होता सर। ये इनकी बॉडी को आदत पड़ गई है, उन्हें एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की जरूरत है। और कुछ फीमेल सीधा 12 बजे ब्रंच करती हैं। राइट। तो राइट, टाइमली ये भी मील्स, एक। हाँ, टाइमली टाइमली। सुबह उठ के खाना नहीं खाती हैं, सारा दिन ओवरवर्क करती हैं। ओवर जी मतलब अपने आप को स्ट्रेस में डालती हैं, नॉट जी नेसेसरीली कि वो ओवरवर्क कर रही हैं, बट इधर से उधर की भागदौड़, लेकिन अपने आप को न्यूट्रिशन नहीं देती। जी सर, एग्जैक्टली। राइट। तो उसको। राइट। हाँ, वो तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब यहाँ पे ये है, बैठे रहना तो नहीं है बिल्कुल, पर हाँ ये है। डॉक्टर नीलम ने लिखा है बिंज ईटिंग, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, और
अदर थिंग्स आर प्रायोरिटी, एग्जैक्टली, अदर थिंग्स आर, अपनी बॉडी के अलावा बाकी सबकी बॉडी प्रायोरिटी है। परिवार में सबको खाना देना है लेकिन खुद खाना नहीं खाना है। ठीक है। और जंक फूड कैसे है कि जब समय पे खाना नहीं खाया जा रहा है तो आप जो भी कुछ खा रहे हो, चाहे आप हेल्दी खा रहे हो, जंक फूड में ही तब्दील हो रहा है। और सबसे बड़ा इसमें, और इन सब चीजों में सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है टी का इंटेक। और दिन में इंडियन फीमेल्स, इंडियन जो मैं बात करूंगा, हाउस वाइफ्स की बात करूंगा, दिन में कम से कम 3 से 4 कप चाय पीती हैं खाली पेट, जो कि अगेन लिवर में फैट डिपोजिशन को एक्सेलरेट करता है। आप देखिएगा, हिस्ट्री टेकिंग करके देखिएगा, फैटी लिवर डिजीज में जो फीमेल्स आते हैं जिन्होंने गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, और पूछिए हाउस वाइफ्स हैं कि घर में कितनी कप चाय पीती हैं, तो बताएंगे कि सर 3 से 4 कप चाय पीती ही पीती हैं। ठीक है। चलिए स्लाइड्स पे चलते हैं। जी, देख पा रहे हैं स्लाइड्स? मेरी स्लाइड्स को देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। तो अभी सिरोसिस की स्टेज 3 की स्लाइड ही आ रही है। जी जी जी, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ये कुछ मार्कर्स हैं, प्लीज इनको लिख लीजिएगा। ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या कराएंगे? ब्लड टेस्ट में कराएंगे हम LFT, KFT, लिपिड, ब्लड शुगर फास्टिंग, HbA1c, CBC प्लस CSR। यूरिन टेस्ट के अंदर रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन बहुत जरूरी है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन जरूर कराइए, लिवर को के फंक्शन को, डिसफंक्शन को चेक करने के लिए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी फाइंडिंग है कि जो NAFLD के केसेस होंगे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के केसेस होंगे, उसमें अगर पेशेंट मान लीजिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं करा के आया, तो आप देखिएगा कि AST और ALT की जो रेशियो है वो एक से ज्यादा होगी। मतलब मान लीजिए कि 1:1 नहीं होगा। ALT यानी SGPT जो है वो मान लीजिए 80 होगा, और SGOT है वो 40 होगा, तो 2 की रेशियो हो जाएगी। तो ज्यादा होगा, हमेशा ये रेशियो ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, AST का मतलब क्या है? AST अगर बढ़ा हुआ आता है, SGOT बढ़ा हुआ आता है, तो SGOT का मतलब है कि हार्ट, लिवर और मसल्स तीनों की इंजरी चल रही है। और अगर ALT यानी कि SGPT बढ़ा हुआ आता है, तो इसका मतलब है कि लिवर में इंजरी है। तो SGPT एक लिवर का मार्कर है, लेकिन अगर SGOT भी बढ़ा हुआ है, तो SGOT का मतलब है कि लिवर, हार्ट और मसल्स तीनों की तीनों इंजर्ड हो रही हैं। ठीक है। हमको एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको ऐसे ये चीज समझाई थी कि ओ राउंड होता है तो हार्ट भी थोड़ा राउंड शेप में है, तो समझ जाओ कि SGOT है तो O बड़ा हुआ है, तो मतलब हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है। और SGPT जो है वो लिवर का मार्कर है। ठीक है। अब ये कुछ, जब जो आपका अल्कोहलिक लिवर, कई पेशेंट ऐसे आएंगे जो आपको आके बोलेंगे कि सर हम अल्कोहल नहीं पीते पर हमारा फैटी लिवर है, लेकिन आपको पता लगाना है। तो रिपोर्ट्स कभी भी झूठ नहीं बोलती, रिपोर्ट्स से पता लग जाएगा कि पेशेंट अल्कोहलिक लिवर डिजीज का है या NAFLD का है। तो जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज वाला पेशेंट होगा उसका B12 कम होगा, उसका फोलेट कम होगा। आप CBC कराएंगे तो उसका MCV हाई होगा, प्लेटलेट काउंट लो होगा। और लिपिड्स के अंदर यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड, GGT और ALP, ये तीनों चीजें उसकी हाई होंगी। उसके अलावा AST और ALT की जो रेशियो है, यानी कि SGPT और सॉरी SGOT SGPT की जो रेशियो है, ये 2 से ज्यादा होगी। मतलब कि उसका जो लिवर तो खराब है ही, और उसका हार्ट का भी, हार्ट और मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है वो बढ़ा हुआ आएगा। और क्योंकि ये सब चीजें, फोलेट लो है, B12 लो है, तो इसकी वजह से उसका उसका जो प्रोथर्मिन टाइम है, जो क्लॉटिंग टाइम है, वो भी बढ़ा हुआ आएगा। इस वजह से जो एडवांस लिवर डिजीज के पेशेंट होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है कि उनको सडन ब्लीडिंग चालू हो जाती है। थोड़ा सा ब्लीड हुआ वो रुकता नहीं है, कोई गिर गया, किसी को कोई चोट लग गई, तो वहां पे नील पड़ जाएगा और बहुत लंबे समय तक नील पड़ा रहेगा, उनकी ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकती। उसका कारण यह है कि प्रोथर्मिन टाइम उनका बड़ा होता है। तो कोई एडवांस लिवर डिजीज का पेशेंट आए तो उसका प्रोथर्मिन टाइम जरूर कराइए। बाकी ब्लड टेस्ट तो करा रहे हैं, ये जरूर कराइए। और ये आप देखेंगे कि स्पेशली अल्कोहलिक लिवर डिजीज के अंदर ये सब चीजें आपको लो मिलेंगी। ठीक है। NAFLD के अंदर याद रखिए AST/ALT की रेशियो मोर देन 1 होगी। ठीक है। और AFLD के अंदर B12 कम, फोलेट कम, CBC में MCV हाई, प्लेटलेट काउंट लो, लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड, GGT, ALP हाई, AST/ALT की रेशियो 2 से ज्यादा, प्रोथर्मिन टाइम भी हाई। अब इसके बाद एक टेस्ट होता है लिवर का फाइब्रोस्कैन।
ठीक है, ये फाइब्रोस्कैन क्या होता है, ये बताता है कि लिवर कितना स्टिफ है, लिवर की स्टिफनेस को मेजर करता है। इसको हम पढ़ेंगे तो इसकी पहली चीज तो इसके अंदर जो रीडिंग आती है वो किलो पास्कल्स में आती है, और केपीए बोलते हैं हम इसको। नॉर्मल होगा 6 से नीचे। अगर 7 से 11 के बीच में रीडिंग है तो इसका मतलब है कि मॉडरेट स्कारिंग है, फैटी लिवर है, और ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में चल रहा है। फाइब्रोसिस होगा तो 12 से ज्यादा होगी रीडिंग, और सिरोसिस 14 से ऊपर अगर रीडिंग आ रही है, और दैट मीन्स लिवर सिरोटिक चेंजेस हो चुके हैं लिवर के अंदर। इसके साथ साथ दो रीडिंग्स आती हैं, एक तो केपीए किलो पास्कल्स आती है फाइब्रोस्कैन में, और दूसरी रीडिंग आती है फैट कंटेंट, जिसको हम कैप स्कोर बोल देते हैं। तो नॉर्मल जो होता है वो 238, 238 से नीचे होता है। 238 से 260 के बीच में माइल्ड फैटी लिवर, 260 से 290 के बीच में मॉडरेट फैटी लिवर, 290 से ऊपर है तो सीवियर फैटी लिवर है। और इसकी जो अपर रेंज है ना, जहाँ पे मैक्स आउट हो जाता है, वो 400 होती है। पर कुछ पेशेंट आएंगे जिनका जो आके बताएंगे कि सर फाइब्रोस्कैन फेल हो गया, क्योंकि डॉक्टर बता रहा था कि हमारी तो जो कैप वैल्यू है वो तो 400 से ऊपर ही आ रही है, जबकि 400 से नीचे आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सिवियर सिरोसिस है, और पेशेंट कहीं ना कहीं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का पेशेंट है। पेशेंट बोल रहा है कि मैं अल्कोहल नहीं पीता, तो वो झूठ बोल रहा है। और कई पेशेंट आपको आके छुपाते हैं क्योंकि पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ आते हैं, लेकिन लिवर डिजीज जो होता है बहुत एडवांस हो चुका होता है, लिवर डैमेज ज़्यादा हो चुका होता है, तो वो बताते नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पेशेंट चाहे झूठ बोल दे आपको, पर उसकी रिपोर्ट्स कभी आपको झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई किसी का कोई सवाल? कोई कोई इस बारे में कोई बात करना चाहे यहाँ पर? किसी का कोई सवाल यहाँ तक अभी तक? कोई प्लीज, कोई यहाँ तक कोई सवाल? एनीवन? शायद चैट में किसने पूछा है। ओके, binge eating, some other surviving on tea, touch wood, slow and 70 and fit in finance. डॉक्टर नीलम, लाइफस्टाइल में सिर्फ हम ये बात करें कि एक दो फैक्टर्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फैटी लिवर डिजीज को या लिवर डैमेज को एक्सेलरेट कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ये दो पॉइंट्स पकड़ लें कि भाई वो चाय ही पीती हैं और कोरोना हो गया, लेकिन फिर भी 60% डैमेज हो गया। मुझे लगता है कि यहीं पर होम्योपैथी का रोल आता है कि जब हम डिटेल्ड केस स्टडी करते हैं तब पता लगता है। तो एक दो फैक्टर्स पे हम नहीं कर सकते। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई किसी का कोई सवाल यहाँ तक नहीं है? चलिए। चलिए, अब बहुत जरूरी चीज है फैटी लिवर डिजीज के अंदर, वेट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपके पेशेंट्स का, आपको फैटी लिवर डिजीज को मेजर करना है और पेशेंट को बताना है कि भाई आपको वेट लूज करना है, तो वो कैसे करेंगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मेन की हाइट, जो हाइट है उसमें से 100 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए 5 फुट 6 इंच का आदमी है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, तो मेल की हाइट में से 100 सेंटीमीटर माइनस कर दो, आएगा रिजल्ट 65 सेंटीमीटर, यानी कि 65, यानी कि उसका आइडियल वेट 65 kg होना चाहिए। फीमेल्स की बात करें तो उसी उनकी हाइट में से 105 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो मान लीजिए 5 फुट 6 इंच की फीमेल थी, 165 सेंटीमीटर हाइट थी, आपको 105 करना है उसमें से माइनस, तो 60 आएगा, यानी कि 60 kg। तो अगर आइडियल वेट किसी पेशेंट का जानना है, कि किसी भी बीमारी के लिए हो सकता है, पर लिवर के डिजीज में खासकर आपको इस चीज को समझना है। दूसरा जो मार्कर है वो आता है वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो यानी कि आपका जो आपका जो कमर है, जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं, और हिप्स के बीच का पॉइंट, इन दोनों को नापिए और उन दोनों की रेशियो लीजिए। वेस्ट की रेशियो ऊपर, हिप का, वेस्ट की का साइज ऊपर, हिप का रेशियो का साइज नीचे, और रेशियो निकालिए। अगर 0.9 से ज्यादा है, अगर, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति मेल जो है वो ओवरवेट है, वो 0.9 या 0.9 से नीचे होना चाहिए। ऐसे ही फीमेल्स में अगर वो 0.8 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स फीमेल इज ओवरवेट। ठीक है, हाई बीएमआई का मतलब है कि फैटी लिवर डिजीज है आपको। कि अगर किसी का हाई बीएमआई आ रहा है, वो ओवरवेट है, ओबेस की उसमें आ रहा है, तो वेट बहुत बड़ा मार्कर है फैटी लिवर डिजीज का। वेट जैसे जैसे पेशेंट का कम होगा, वैसे वैसे उसका फैटी लिवर डिजीज बेटर होगा।
जरूरी नहीं है कि दुबले पतले व्यक्ति को फैटी लिवर डिजीज ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्या दुबले पतले व्यक्ति को फैटी लिवर डिजीज नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दुबले पतले व्यक्ति को भी फैटी लिवर डिजीज होगा। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उसका लाइफस्टाइल खराब रहा है, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स खराब हैं, उसका हाइपरटेंशन या उसको डायबिटीज है साथ में, तो चांसेस हैं उसको फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। सो वेट अलोन इज नॉट द मार्कर, बट यस, वेट अगेन, इन 90% ऑफ केसेस वेट इज वन ऑफ द मार्कर्स। और मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है, तो वेट को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। फूड्स दैट हेल्प, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अगर हम पेशेंट्स को ब्लैक कॉफी बोलते हैं, हम उसको फ्रूट साइड पे जाने को बोलते हैं, सैलेड्स और हाई प्रोटीन्स, चाहे वेज प्रोटीन ले चाहे नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज पे जा रहा हो, इट एक्चुअली हेल्प्स इन रिवर्सल ऑफ फैटी लिवर डिजीज। सिम्टम्स जो मैंने देखे हैं, मैं इनको एक 4 सिम्टम्स की कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। मैं ABCD बोलता हूँ। पेशेंट को या तो एसिडिटी होती है, जलन बताएगा, कुछ भी खाता है, उल्टी का, नौजिया, वॉमिटिंग का सेंसेशन आता है, पेशेंट का मन करता है कि बस कुछ खाया और उसको उलट दूं, जलन होगी इसोफेजल एरिया में, या पेशेंट के मुंह का टेस्ट भी खराब होगा, ये भी एक एसिडिटी का सिम्टम है। ब्लोटिंग होगी, पेट फूला फूला रहेगा, पेट तना रहेगा, पेशेंट कहेगा कि साहब खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, पेट बहुत टाइट रहता है, बहुत केड़ा केड़ा रहता है। सी से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होगी। कब्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसको हार्ड स्टूल है, उसको डेली स्टूल नहीं पास होगा। स्टूल पास होगा तो स्टूल पास करने का तो सेटिस्फैक्टरी फील नहीं करेगा, दिन में 3 से 4 बार भी स्टूल पास कर रहा है। तो फैटी लिवर का डिजीज का पेशेंट आपको औसतन बताएगा कि मैं खाने के बाद तो स्टूल एक बार पास करने जाता ही जाता हूँ, दिन में 2 से 3 बार जाता आता हूँ, इसको भी आप देखिएगा। और लास्ट चीज जो आती है डी से, बुक टेक्स्ट बुक्स कहते हैं डिमिनिश्ड एपेटाइट, और मैंने जो देखा है क्लिनिकली कि डिमिनिश्ड एपेटाइट नहीं होता, एपेटाइट कम नहीं होता, बल्कि एपेटाइट परवर्टेड हो जाता है। उस समय पे खाना नहीं खाएंगे, खाएंगे तो उनको एक पर्टिकुलर क्रेविंग होती है स्पाइसी खाना खाने की। बिकॉज क्या होता है कि जब फैटी लिवर डिजीज होता है तो फैटी लिवर डिजीज की वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और इनकी वजह से जो खाने के अंदर जो स्मेल का जो सेंसेशन है वो हमारा, स्मेल को करने का सेंसेशन कम हो जाता है। दैट्स व्हाई पीपल आर मोर इंक्लाइन टू गो फॉर स्मोकी फूड और हाईली प्रोसेस्ड फूड, बिकॉज उसकी स्मेल बहुत ज्यादा एरोमेटिक होती है। टेस्ट वाइज भी स्पाइसी फूड इन लोगों को ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज जो एडवांस्ड लिवर डिजीज होता है उसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लाइकेशन लेवल्स होते हैं जो कि डिक्रीज हो जाते हैं, और इनके अंदर ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग स्मोक्ड तंदूरी फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ डाला है चैट में, एक सेकेंड। If someone has high creatinine in the kidney, then protein intake is necessary for fatty liver. देखिए, फैटी लिवर में अगर साथ में किडनी डिजीज है, हाई वो है, तो जो हम प्रोटीन देते हैं वो बहुत नपीतुली मात्रा में देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको प्रोटीन शेक पिला रहे हैं, उसको हाई फैटी हाई प्रोटीन की चीज दे देंगे। वो हमें डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करके देनी चाहिए। मैं इस पे आगे आगे आता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए, मैं हमेशा अपनी प्रेजेंटेशंस में ये बात करता हूँ कि हमको क्लिनिकली अपने पेशेंट को विन कैसे करना है, हमें अपने पेशेंट को कैसे ऐसा कर देना है फैटी लिवर के पेशेंट को कि वो किसी और डॉक्टर के पास ना जाए। तो पहली चीज तो दो, और बहुत स्पेसिफिकली मैं हर बीमारी में कहता हूँ कि डॉक्टर हैनेमन ने कहा था टॉले कॉसम, कि भाई फाइंड द कॉज क्या है। और शुरुआत में सर ने भी बोला कि भाई कॉज क्या था, गुस्सा था, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, किस चीज़ से डिससेटिस्फैक्शन था। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉजेज को जानना बहुत जरूरी है। फिजिकल कॉजेज तो हमें पता लग जाएंगे कि भाई पेशेंट का अल्कोहल का इंटेक था, या पेशेंट की बिंज ईटिंग थी, पेशेंट समय पे खाना नहीं खाता था, ये सब चीज़ें तो हमको पता लग जाएंगी। लेकिन मेंटली पेशेंट किस तरह के स्ट्रेस लेवल में रहा है उसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरी चीज, कंट्रोल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। पेशेंट को बता दीजिए कि भाई अगर आपको साथ में डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपका वेट ज्यादा है, अगर उसको मैनेज नहीं करा तो फैटी लिवर को मैनेज करना भूल जाइए, सिर्फ दवाइयों पे मत बैठिए। बिकॉज पेशेंट की टेंडेंसी हो जाती है कि पेशेंट आके कहता है कि सर बस अब दवाई दे दो,
और हम आपकी दवाई खाएंगे, और उससे तो हमारा जो फैटी लिवर है वो बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। हमने देखा है, हमने सुना है, या उन्होंने किसी डॉक्टर का कोई वीडियो देख लिया है कहीं पे, जहाँ पे डॉक्टर कह रहा था कि जी आपका फैटी लिवर इस फलाना दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, दवाई के सहारे पेशेंट ना बैठे, वो बाकी के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनको भी मैनेज करें। डाइट रेजीम, मैं इसमें बहुत क्लियर होता हूँ। मैं पेशेंट आके कहता है कि सर हमें डाइट बता दीजिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है कैसे खाना है, ये हमारा काम नहीं है। पेशेंट को हमेशा बोलिए कि मेरे साथ आपको एक डाइटिशियन को फॉलो और करना है। आपका कोई डाइटिशियन नोन फ्रेंड है, उसके साथ अपने पेशेंट्स को रेफर करें, नहीं तो वो अपने आप कर लें, लेकिन डाइटिशियन के साथ फैटी लिवर डिजीज के पेशेंट को जरूर चलना चाहिए। उसके बाद आ जाओ वेट लॉस। जो मैंने पहले बोला, वेट लॉस बहुत जरूरी है फैटी लिवर के पेशेंट को। ठीक है। पांचवी चीज सबसे जरूरी, मील पैटर्न ज्यादा जरूरी है। मील टाइप से वो क्या खा रहे हैं मैटर करता है, लेकिन मील पैटर्न, जितना खाने के बीच में लंबा लंबा गैप होगा, उतना ही ज्यादा चांस होगा पेशेंट को फैटी लिवर डिजीज बनाने का। और यही एक कारण है इंडियन फीमेल्स में फैटी लिवर डिजीज ज्यादा होता है, क्योंकि वो समय पे खाना नहीं खाती हैं। और जब समय पे खाना नहीं खाती, देर सवेरे लेट खाना खाती हैं, तो एक बार में ज्यादा खाना खाती हैं, और ज्यादा ओवर ईटिंग फैटी लिवर डिजीज को इंड्यूस कर देता है। एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर पेशेंट आता है तो उसको बताइए कि एक हफ्ते में 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी कंबाइंड विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मसल्स जब तक बिल्ड नहीं करोगे, मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करोगे, तब तक फैट लॉस नहीं होगा, और फैट लॉस ही अल्टीमेटली आपके लिवर को हेल्दी करेगा। तो सिर्फ दवाई के भरोसे कभी नहीं बैठना है। कुछ पॉइंट्स जो आपको और नोटिस करने हैं और पेशेंट को समझाना है कि स्लीप को प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है। नींद अच्छी रहेगी तो, क्योंकि लिवर जो है वो ये नाइट ऑर्गन है। नाइट ऑर्गन मतलब ये रात को अपने आप को हील करता है। इसलिए जो लोग देर रात तक काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं, ठीक है, इन लोगों को फैटी लिवर डिजीज बहुत जल्दी होता है। बिकॉज सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से लिवर हील नहीं हो पाता। रात को 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का टाइम लिवर के हीलिंग का है। लिवर के हार्मोन्स टाइम पे पीक पे होते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। और इस टाइम पर अगर आप खाएंगे, इस टाइम पे आप जगे हुए होंगे, आप स्लीप नहीं ले रहे होंगे, बॉडी कांस्टेंट मोशन में होगी, तो आपका पेट खराब होगा ही होगा। दूसरी चीज, स्वीट्स इन एनी फॉर्म, शुगर, हनी, खांड, गुड़, ब्राउन शुगर, केन शुगर, बूरा, कुछ भी ले रहे हो, वो पॉइजन है अगर आप एक्सेस में ले रहे हो। कई पेशेंट्स आकर ये कहते हैं कि सर हमने चीनी छोड़ दी है, लेकिन अब हम गुड़ ले रहे हैं, हम खांड खाते हैं, तो वो ठीक है हमारे शरीर के लिए। उनको समझाइए कि ये सिर्फ एक भ्रम है कि शहद या खांड या गुड़ जो है वो हेल्दी है और शुगर खराब है। सब खराब है अगर आप एक्सेस में ले रहे हो और बॉडी में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। हनी के अंदर, गुड़ के अंदर अपना सुक्रोज का लेवल, गलेक्टोज का, फ्रुक्टोज का लेवल भी हाई है। प्रोसेस्ड शुगर है एक तरीके की ये भी। ठीक है, नेचुरल फॉर्म में ले रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर लेने से आपको, आपने गुड़ ले लिया तो आपका आयरन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शुगर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ईटिंग 2 आवर्स बिफोर स्लीप विल रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग फैटी लिवर डिजीज। हर पेशेंट को बताइए कि रात को अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे आखिरी मील होनी चाहिए, 12 बजे सोते हैं 10 बजे मील होनी चाहिए, उसके बाद नहीं खाना खाना है। ऑल दो पीपल शुड स्लीप अर्ली एज पॉसिबल। द मोर पैक्ड द स्टफ इज, द मोर आर द चांसेस ऑफ फैटी लिवर। आपकी किचन में जितना ज़्यादा सामान पैकेट बंद आएगा, उसमें जितने प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना होगा, जितने आर्टिफिशियल कलर्स वाला खाना आपके किचन की पैंट्री में रखा हुआ है, चांसेस हैं कि उतना ही ज़्यादा आपको फैटी लिवर होगा। और एक बहुत बड़ा भ्रम कि सुबह उठ के जी हमने लौंग का पानी पी लिया, अदरक का पानी पी लिया, या फलाना ढिमकाना कोई भी मसाले का पानी पी लिया, या सुबह उठ के हम गर्म पानी पीते ही पीते हैं फिर भी फैटी लिवर हो जाता है, सब बकवास है। कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। वाटर इनटेक, नॉर्मल वाटर इनटेक जो ठीक है, गर्म पानी पीने से आपके शरीर के अंदर से कोई फैट नहीं पिघलेगा। कहीं से कोई पाइप नहीं है कि आपने तेल डाल दिया, उससे गर्म पानी डाला और आपका जो तेल था वो चिकनाई थी निकल गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा भ्रम है ये, और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा भ्रम होता है। तो पेशेंट को ये चीज़ें क्लियर करिए हमेशा। कुछ मेडिसिन, फाइनल स्लाइड जिस पे मैं बात करूंगा, कुछ मेडिसिन जो मैं यूज़ करता हूँ प्रैक्टिस में, पेशेंट्स को रेगुलरली देता हूँ। पोटेंसीज में मैं यूज करता हूँ कार्बोवेज, नक्सोमिका, चाइना, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, एलोज, एबीज कैन, एबीज नाइग्रा, एंटीम क्रूड, रोबिनिया, इपिकैक, आयरिस एंड रेफिनस। ये कुछ मेडिसिन हैं जो मेरे फैटी लिवर डिजीज के पेशेंट्स में मैं रेगुलर यूज करता हूँ, 30 या 200 पावर के अंदर।
ट्राइचुरेशन से बात करें तो नेट्रम सल्फ, नेट्रम फॉस, फेरम फॉस एंड काली सल्फ, ये चार दवाइयाँ ट्राइचुरेशन में 6x में मैंने देखा है, सपोर्टिव में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। इवन नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ अगर हम पोटेंसिस में भी यूज करते हैं तो अच्छे रिजल्ट निकल करके आते हैं। टिंचर्स में चेलिडोनियम, सियोनेथस, एंडरोग्राफिस पैनिकुलाटा और चियोनेंथस सिनेशियो, ये कुछ टिंचर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। और टिंचर से मैंने अब ऑफ लेटली अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि टिंचर से जब हम 1x या 3x बना करके देते हैं पेशेंट्स को, अपने खुद अपने खुद पोटेंटाइज करके, तो क्यू से बेटर रिजल्ट्स हैं। ऑब्वियसली डायनामाइजेशन हो जाता है तो बेटर रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। और सप्लीमेंट्स के अंदर मैं मोस्टली विटामिन डी, B12 और कैल्शियम पेशेंट होता हूँ। कैल्शियम में CCM, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट देता हूँ। कुछ एडवांस केसेस में जहाँ पर थोड़ा हार्ट इन्वॉल्वमेंट भी होता है, मैं ओमेगा 3 देता हूँ साथ में केसेस को। बस एक जो है विटामिन ए का ओवरडोज हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज विटामिन ए जो है वो लिवर, फैटी लिवर के अंदर एंटागोनिस्टिक है। स्टडीज़ कहते हैं कि है फैटी, अगर आपने विटामिन ए ज़्यादा खाया तो आपको आपके लिवर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए विटामिन ए को अवॉइड करिए जब भी आप सप्लीमेंट्स देने हैं तो। थैंक यू। अब लेट्स लेट्स डिस्कस, कुछ सवाल लेंगे, कुछ बातें करते हैं। कुछ आप लोगों के सवाल कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? सर एक क्वेश्चन है, सर यस प्लीज। HbsAg पॉजिटिव, मतलब उसमें दे रखा है, डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद सर का क्वेश्चन है शायद। जी जी जी। हाँ जी। यस सर, HbSG पॉजिटिव होता है तो ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर करते हैं तो डॉक्टर राम प्रवेश ने बोला है नैट्रम सल्फ, यस सर, नैट्रम सल्फ तो बहुत अच्छी मेडिसिन है सर। मतलब ट्राइचुरेशन में भी और पोटेंसी में भी, 30 में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और 6x में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑलमोस्ट हर पेशेंट को देता हूँ, एक तरह का ये कह लीजिए सप्लीमेंट है मेरी मेडिसिन का ये, जो मैं क्यों देता हूँ साथ क्यों में। कैसे क्यों देते हैं, इसका कैसे यूज होता है, क्या करता है बॉडी, इसको थोड़ा। सर मैंने तो जहां पर भी पेशेंट को गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आएगा, पेशेंट कहता है कि जलन हो रही है या स्टूल रिकरेंट है, मैं उन पेशेंट को नाट्रम सल्फ देता हूँ। आप प्लीज ऐड करिए, आप बताइए क्या है। नेट्रम सल्फ हम देते हैं, जो भी बॉडी का विजातीय तत्व है वो इंटरनल टू एक्सटर्नल करता है, चाहे पेशाब के रूप में हो, चाहे जैसे भी जी विजातीय तत्व निकलता है, हमारा जो है लीवर स्वस्थ। जी जी जी, बिल्कुल सर हाँ, बिल्कुल। और एक और उसके इसके लिए हम जो है फिक्कस वेसिकुलस ओबिसिटी जिसको रहता है ज्यादा, जी, उसका क्यूब हम फ्यूगस देते हैं। वेसिकुलस क्यों देते और हैं? बहुत बढ़िया जी चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम, नक्समुंका, ये सब तो है ही, जी। लेकिन हाँ, नक्समुंका भी बहुत अच्छा काम करता है। सर और मैंने सर मैंने वही देखा हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी यही स्टार्ट करा है कि मैंने क्यू से 1x और 3x स्पेसिफिकली, जो मुझे देखा 2x भी देके देखा, लेकिन मैंने देखा कि जो ऑल्टरनेट और ऑड नंबर ऑफ टेंसीज हैं, 1x और 3x से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले पेशेंट्स को, जिनको हम चेलिडोनियम दे रहे थे, चेलिडोनियम से 1x, हाँ, चेलिडोनियम 1x बनाया। ये क्योंकि जैसे जैसे वो ऑब्वियसली पोटेंटाइज होता जा रहा है तो वो बेटर होता जा रहा है। हम 30-200 तो प्रैक्टिस में यूज करते ही हैं, कभी लेकिन कभी टिंचर तो से एक हम गिलास, माने 1 कप पानी में हम चेलिडोनियम को 5 बूंद डाल दें, जी। एक 1 चम्मच पिया, दिन भर कहते हैं पीने के लिए, 1 चम्मच पिया, फिर 1 चम्मच उसमें डाल हम्म। नहीं, तो ऐसे भी हाँ, होता है, हम ऐसे भी लोग निश्चित वो देते करते हैं, हैं। डाइल्यूट करते हैं, बट वो है ना, पोटेंटाइजेशन जब कर रहे हैं हम उसको, जब हम स्ट्रोक्स दे रहे हैं उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो है। डॉक्टर हरिनारायण ने बोला एलएम पोटेंसी ट्रीटमेंट, सर एलएम पोटेंसी मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। और मैं आपको बोलूँ कि मेरा इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं शायद नहीं बोलूँगा। मैं सीख रहा हूँ उसको अपने कुछ सीनियर से, अपने कुछ मित्रों से जो करते हैं। एलम मेरा पोटेंसी तो एक्सपीरियंस, हमारे हैंडमैन जी का बाद आया। हैंडमैन साहब तो बहुत सा चीज एलम पोटेंसी में दिए ही नहीं, वो तो हैंडमैन जी के बाद ना आया एलम पोटेंसी। पहले तो सर डेसिमल एक स्केल, मिनट होल्ड करिएगा सेंटिमिनिमल स्केल, सर, एक मिनट होल्ड करिएगा। डेसिमल स्केल से ही इलाज होता और ठीक भी होता। हाँ जी हाँ जी, हैंडमैन नहीं। साहब ठीक भी हैंडमैन साहब ठीक भी किए हैं डेसिमल सेंटिमिनिमल स्केल से। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर बिल्कुल। और कोई अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज शेयर करना चाहेगा कि क्या एक्सपीरियंसेस हैं हमारा कहना सर? है कि कारण जब भी होगा, चाहे लीवर सिरोसिस हो या लीवर फैटी हो या बीमारी और कुछ हो, यानी अ, ज्यादा खाने से, ज्यादा लेने से, ओवर ईटिंग, तो वो जी, बीमारी के कारण ही होता है। तो मरे कारण पहला क्या? बीमारी होता है मन से,
मेंटल डिजीज से बीमार होता है, जिसमें हमारे शास्त्र में भी लिख दिया, सुनहु तात मानस रोगा जिनते दुष्पावहि सब, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोही बीमारी का जड़ है। बहुत ज्यादा जो है लोग फैटी यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है बंद डब्बा का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूधे पी रहे हैं, जहां है वो मोह हुआ। मोह मीन्स लगाओ, अट्रैक्शन है, मोह हुआ। जी जी। तो दूध भी हानि करेगा, सूल वो बीमारी का जड़ ही है। सुनो तात मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजई बहुसूला। मोही बीमारी का जड़ है, जिससे सब रोगों की उत्पत्ति होती है। आगे भी एग्जैक्टली। लिखे हैं, एक एक कारण लिखे हैं, काम बात कप लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। कामुक व्यक्ति को बात का रोग होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर समझ जाएगा। बात के पीछे देखिए साइकोटिक मियाज में है। जी। लोभी व्यक्ति को कफ का फॉर्मेशन होता है। लोभी हम्म, इनविजिबल है, मेंटल सिम्टम है, और उसका रिजल्ट शरीर पर होता है कफ का फॉर्मेशन। क्रोधी व्यक्ति को गैस का फॉर्मेशन होता है, पेट डिस्टर्बेंस, स्टोमक डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण से फैटी लीवर भी हो सकता है और भी बीमारी हो सकती है ना। राइट। तो काम बात कप लोभ पारा क्रोध पित्त छाती जा रहा, तीनों भाई करहि प्रीति। एक ही शरीर में तीनों हो, कामुक भी हो, लोभी भी हो, और गुस्सा करने वाला भी हो। तो एक तीसरा बीमारी का उत्पत्ति होता है। तीनों भाई करही पीती उपजही संपात दुखदाई। संपात एक काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ माइनिया। जो हाई हम्म। फीवर होता है, हम नहीं देखते हैं, हाई फीवर में जो डिलेरियम होता है टाइफाइड में, जी। हाँ, तो वह होता है। ऐसे तो बहुत चीज लिखे हैं, विषय मनोरथ जाना, पेशव नाम सुनको जाना, ममता दादू कंडू हरसाई, हरस विषाद ग्रह बहुताई, परसुख देखी जरनी सोचे कुष्ठ दुष्टा मन कटुलाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ मद कपट मन मान्य। पराये सुख, दूसरे को सुख के देखकर हृदय में जलन करने वाला, ईर्ष्या, जलेसी रेज। व्यक्ति, रेज रेज एंड उसकी वेक्सेशन। हाँ जी। हाँ उसकी उसकी वाइटलिटी डिरेंज होता है ईर्ष्या करने वाले को, और उसके शरीर कमजोर होने लगता है, और उस वातावरण में एनवायरमेंटल में टीबी का बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर जाता है। हम तो बैक्टीरिया के साथ रहते हैं, हम तो रोगी के साथ रहते हैं। तो सबको हो जाना चाहिए। तो जिसकी वाइटलिटी डिरेंज होती है, हनुमान साहब यही बोले हैं, जिसकी वाइटलिटी डिरेंज होती है उसी को बीमारी होता है। ड्रेन होने का वाइटलिटी इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता है, एंगर है, सैड है, इंसल्टी है, ग्रीफ है, इससे ज्यादा डिरेंज होता है, ना कि जो है फिजिकल से होता है। इसीलिए राइट। जो है हमारा जो है होम्योपैथिक साइंस मामूली नहीं है। होम्योपैथिक साइंस जो हैंडमैन साहब दिए हैं, वह मानते हैं कि होम्योपैथिक साइंस अद्वितीय, एक तरह से फर्स्ट ग्रेड ऑफ साइंस है। हाँ, और सब इसमें एलोपैथिक डॉक्टर जुड़े हुए हैं, बोरिक से लेकर जितने भी है सब एलोपैथिक है और होम्योपैथिक में कन्वर्ट किए। कारण यही था कि कॉज ऑफ डिजीज माइंड, और रिजल्ट विजिबल शरीर पर देखने को मिलता है। फैटी लीवर हो, आइला हो, या जो भी हो। आपने बताया कि गर्दन पर आइला होता है, उसको फैटी लिवर। हम बताते हैं गर्दन पर आइला होता है, इसका मतलब हेरिडिटी, उसको पाइल्स की बीमारी हो। सर मैं क्वेश्चन लूंगा, सर एक क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन ओके, लूंगा प्लीज। प्रणाम जी प्रणाम, ठीक जी। है, बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्योर केस डिस्कस। सर मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना, मैं इसमें नंबर लिख देता हूँ, आप चाहें तो मेरे से एक बार डिस्कस कर लें, कभी भी मुझे एक बार व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें। ये मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। मैं गाजियाबाद में तो मेरा मकान है अपना, और अच्छा हाँ वेब हाँ। सिटी में है। आपसे गप किए हैं एक बार जी 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 गाजियाबाद में। जी। याद है ना, ठीक जी। है। किसी और का सर कोई क्वेश्चन, किसी और का कोई कोई अपना फैटी लिवर का कोई और अपना प्लीज डिस्कस करना चाहेगा? क्या वो लोग पेशेंट्स को दिए हैं, क्या चीज करे हैं? लास्ट के 5 मिनट्स हैं, इफ किसी को कोई भी क्वेश्चन हो। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा इसके अंदर? किसी का कोई भी कुछ बताना चाहें कि हाँ भाई फैटी लिवर में करते सर रूब्रिक्स के लिए डाउट आया है। हैं। सर रूब्रिक्स का क्या इसमें, रूब्रिक्स के लिए क्या क्या इसमें करना चाहते हैं?
कि रूब्रिक्स, अच्छा, कि रूब्रिक्स इसके अंदर क्या क्या ले रहे हैं सर? रूब्रिक्स ज्यादातर क्योंकि सिम्टम्स के रूब्रिक्स हैं, और सिम्टम्स अगर डिफाइन कर रहे हैं मोडालिटी से साथ कर रहे हैं। अब जैसे डिजायर फॉर स्पाइसी थिंग्स हम कहें, एक रूब्रिक है जो हम ले रहे हैं, डिजायर फॉर स्पाइसी फूड ये ले रहे हैं, डिजायर स्वीट्स ले रहे हैं, तो हम सिर्फ एक लिवर का कोई सिम्टम लेकर के उसका रूब्रिक नहीं ले रहे, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आ रही हैं उन्हीं को रूब्रिक लेकर के हम कर रहे हैं। इसके अंदर मैं ये बोलूँ कि लिवर स्टिफनेस या लिवर फैटी लिवर को लेकर के कोई सिम्टम्स हैं तो मैंने, ना तो मैंने कभी सर्च करा है ना मैंने देखे हैं। हाँ, लेकिन जो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको लेकर के हम रूब्रिक जरूर करते हैं, उसको रिपर्टराइज जरूर करते हैं। जी। सर आपको भी और क्वेश्चन है डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद सर? उन्हीं का था सर का मेरे ख्याल से। मेंटल रूब्रिक्स एंड लिवर प्रॉब्लम्स। सर रेज, वेक्सेशन, एलिमेंट्स, ग्रीफ फ्रॉम, और तीन रूब्रिक्स तो मेरे को ये याद है, एंगर, इंडिग्नेशन, ये केसेस सर, ये रूब्रिक्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेन एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये वाले रूब्रिक्स जहां उनसे रिलेटेड जो है ना वो आपको बहुत मिलेंगे इसके अंदर। और किसी का कोई कोई सवाल, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, ऑलमोस्ट ऑफ टाइम भी होने वाला है। हाँ जी, ठीक है Yes. सर। 3 सर एक मिनट क्वेश्चन आया बाकी है, 3 मिनट बाकी है। एक मिनट सर, एक क्वेश्चन आया। इफ फैटी लिवर इज टेकिंग विटामिन ए फॉर यू शुड विटामिन ए बी स्टॉप्ड। अगर ले रहा है विटामिन ए ले रहा है पेशेंट, तो जो मैंने देखा है और पेशेंट को बोलते हैं कि एक आप या तो वीक में 2 से 3 बार लीजिए बस, या फिर अगर आप रेगुलर ले रहे हैं और आई डॉक्टर ने बोला है, पहली बात तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आपको बताएगा कि विटामिन ए ज़्यादा लंबा नहीं लेना है। और विटामिन ए अगर देते हैं, ये 400 mg की होती है, तो जब देते हैं तो पहले और लंबे समय तक अगर चलानी है मान लीजिए डॉक्टर को, तो एक बार वो आपका लिवर का अल्ट्रासाउंड जरूर कराते हैं। तो अगर लंबे समय तक ले रहे हैं, अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए पेशेंट का, तो समय समय पे कराते रहिए। अगर पेशेंट ले रहा है, आई डिजीज ले रहा है तो करता है। हालांकि अब लेटेस्ट रिजल्ट्स तो ये कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि विटामिन ए अगर आप टैबलेट से बेटर है कि विटामिन ए आप नेचुरल फॉर्म में लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल के फॉर्म में लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विटामिन ए टॉक्सिसिटी होती है, और इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी अब विटामिन ए ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते हैं। उसकी जगह पे ओमेगा 3 दे देते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बेटर हैं और सिमिलर रिजल्ट्स हैं, और लिवर के ऊपर किस तरह की टॉक्सिसिटी नहीं है उससे। सो ओमेगा 3 इज द ऑल्टरनेट ऑफ विटामिन ए विच यू कैन गिव if the patient is taking medicines for eye। बाकी अल्ट्रासाउंड जरूर कराते हैं, लंबे समय से पेशेंट कह रहा है कि लंबे समय से विटामिन ए लेकर के आया था, अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, बिल्कुल एज अ थंब रूल कराइए जरूर। लाइफ स्टाइल इसका जो है, यदि आपका फैटी लीवर है तो लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो लाइफ स्टाइल से जीते हैं, हमारा तो है कि खाने पीने का जो वस्तु है वो नित्य दिन खाए, ताजा साग सब्जी और फल फूल और कंदमूला, ओके सर, ओके। तन मन हो जाए बन जाए गुमसीला। तो बैकग्राउंड ऑफ फैटी लिवर मियाजमेटिक होता है। जी यदि साइकोटिक मियाज में देखिएगा तो उसमें ओबेसिटी आएगा, डायबिटीज रहेगा, तो यह साइकोटिक जो है प्रीडोमिनेंस है। जी यदि जी सिप्लिटिक में देखिएगा तो डिजनरेशन होगा, सिरोसिस होगा, तो सिप्लिटिक जो है प्रीडोमिनेंस है। यदि सोरा में देखिएगा तो इनडाइजेशन, स्ट्रेस, एंगर, इटीसी, फियर, तो समझिए सोरा मियाज के अंदर है। थैंक यू, ओके सर। ठीक है सर, वेरी मैं भी वेरी मैं भी थैंक्स। इजाजत दूंगा। थैंक्स अ लॉट, है ना, मेरे पास जस्ट पेशेंट्स हैं, मैं भी लूंगा इजाजत। थैंक यू सो मच ठीक सर है, फॉर दिस थैंक यू, वंडरफुल थैंक सेशन। यू लॉट, थैंक्स लॉट, थैंक यू, Okay. थैंक यू। Now ओके। I would like to invite next team, Dr. Anjali ma'am. You can start the next session.